यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि कल आपने रिवाइज किया होगा आपका पीजीबीपी का टॉपिक, आज हम रिवाइज करने वाले हैं आपका अगला टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल गेन। तो चलिए सर कैपिटल गेन को चालू करते हैं। और कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन होती है, दैट इज द सेक्शन 45(1). और 45(1) क्या बोलती है कि कैपिटल गेन कब लगता है? तो कैपिटल गेन कब लगता है? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो एक चीज तो ध्यान रखना, आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो जैसे आपने कोई कैपिटल असेट करंट ईयर में ट्रांसफर किया, इसका कंसिडरेशन हो सकता है 2 साल बाद मिल रहा है या 3 साल बाद मिल रहा है, 5 साल बाद मिल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कैपिटल असेट इस ईयर में आपने ट्रांसफर किए तो आपको कैपिटल गेन इसी ईयर में लग जाएगा। लेकिन सर एक बात बताऊं, कैपिटल गेन तभी लगता है जब आप कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल असेट को डिफाइन कर रखा है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 14 में। और 2 क्लॉज 14 क्या बोलता है? कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by assessee, whether it is movable, immovable, tangible, intangible, whether it is your connected with your business or not। तो मैं बताऊं, दुनिया की जितनी भी एसेट है उनको उन्होंने कैपिटल एसेट बना दिया। बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय assessee, whether it is movable, immovable, tangible, intangible, whether it is connected with your business or not, सब कैपिटल एसेट है। लेकिन गाइस ध्यान रखना, 4 एसेट ऐसी है जो आपकी कैपिटल एसेट नहीं है, और उन 4 असेट को अगर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगता है। सबसे पहला होता है आपका स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को जब आप बेचोगे तो आपकी इनकम ऐसे भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, तो उस पर कैपिटल गेन होने का सवाल ही नहीं होता, तो वो कैपिटल असेट नहीं है। दूसरा, तुम्हारा मूवेबल पर्सनल असेट अगर आप बेचते हो, मूवेबल पर्सनल असेट उसको बोलते हैं कि ऐसी असेट जो असेसी या उसके फैमिली मेंबर है पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, अगर आप उसको बेचोगे तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन वो मूवेबल होना चाहिए। तो मूवेबल पर्सनल असेट आप बेचिए, उस पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगता, वो कैपिटल असेट नहीं है। लेकिन गाइस इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। क्या क्या एक्सेप्शन है? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। जैसे ये ज्वेलरी है, ये मूवेबल पर्सनल असेट है, लेकिन इसको अगर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा। तीसरा क्या होता है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। तो इंडिया में अगर कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और उसको अगर आप बेचते हो तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन आप बोलोगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोलते किसको है? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड ऐसी एग्रीकल्चर लैंड को बोलते हैं जो रूरल एरिया में सिचुएटेड है। अब आप बोलोगे रूरल एरिया किसको बोलेंगे? तो मैं बताऊं, रूरल एरिया इज अ एरिया व्हिच इज नॉट अ अर्बन एरिया। अब आप मुझे बोलोगे अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? तो अर्बन एरिया इज अ एरिया व्हिच इज नॉट अ रूरल एरिया। कैसा बोलेंगे? आंसर इज नो। तो गाइस मैं एक बात बताऊं, लॉ मेकर्स ने अर्बन एरिया को डिफाइन कर रखा है। और अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? कि ऐसा कोई भी म्युनिसिपैलिटी का एरिया जहां का पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, उसको अपन अर्बन एरिया बोलेंगे। तो कोई भी म्युनिसिपैलिटी का ऐसा एरिया जिस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, एज पर द लास्ट सेंसस। तो लास्ट सेंसस आई थिंक 2011 में हुआ था, उसके हिसाब से अगर मान लो आपका पॉपुलेशन उस म्युनिसिपैलिटी का 10,000 या उससे ज्यादा है, वो अर्बन एरिया है। इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख है ना, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, देन बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। एंड इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया है, वो भी आपका अर्बन एरिया हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज समझना, तो मैंने आपको क्या बोला? अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? ऐसा म्युनिसिपैलिटी का एरिया जहां का पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, वो अर्बन एरिया है। इफ पॉपुलेशन मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख है, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी कवर हो जाएगा। इफ पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख है, तो बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया कवर होगा। एंड इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया है, वो भी कवर हो जाएगा, वो आपका अर्बन एरिया बन जाएगा। अब एक चीज समझना, अर्बन एरिया को छोड़ के अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरिया में, तो उसको अपन रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे और उसको बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद में लॉ मेकर्स बोलते हैं आप गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, अगर आप इसको बेचोगे तो भी इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एंड गाइस इन दो इंस्ट्रूमेंट पे तो आपको अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो इंटरेस्ट भी तुम्हारा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(15). तो देखिए कैपिटल असेट का डेफिनेशन क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। लेकिन 4 असेट कैपिटल असेट में नहीं आएगा। एक तो स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, एक मूवेबल पर्सनल असेट नहीं आएगा, बट एक्सेप्शन इज देयर, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया नहीं आएगा, और एक तुम्हारा गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 है, ये तुम्हारे कैपिटल असेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, यहां पे एक लाइन ऐसी बोली हुई है कि जो एफआईआईज होते हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो इंडिया में कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हैं ना, तो वो सिक्योरिटी हमेशा कैपिटल असेट ही होगी। मींस अगर एफआईआई ने कोई भी सिक्योरिटी खरीदा है इंडिया में और उसको अगर बेचेंगे तो हमेशा उनको कैपिटल गेन ही होने वाला है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द ट्रांसफर। के ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, कब माना जाएगा आपकी कैपिटल असेट ट्रांसफर हो गई है। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? तो ट्रांसफर मींस आपने सेल कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द कैपिटल असेट।
अब देखो सेल का समझ में आता है, एक्सचेंज का समझ में आता है, ये रेलिंक्विशमेंट एंड एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है? तो रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो आपके पास कोई एसेट है उसको आप रेलिंक्विश कर देते हो। रेलिंक्विश मींस आप अपना राइट एबेंडन कर देते हो, किसी और के सामने सरेंडर कर देते हो, दैट इज कॉल्ड योर रेलिंक्विशमेंट। एग्जांपल के लिए एक बात बताओ, जैसे किसी कंपनी ने आपको राइट शेयर ऑफर किया था, अब वो राइट शेयर आपको लेना नहीं था, आपने राइट किसी और को दे दिया, किसी और को दे दिया, राइट आपने रिनाउंस कर दिया, दैट इज कॉल्ड योर रेलिंक्विशमेंट। और रेलिंक्विशमेंट के केस में भी ट्रांसफर माना जाएगा। एक्सटिंग्विशमेंट में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी अदर लॉ। अगर मान लो आपकी कोई कैपिटल असेट है, वो गवर्नमेंट क्या करती है? कंपलसरी एक्वायर्ड कर लेती है। अगर याद रहेगा तो अपन ने क्लास में एग्जांपल लिया था, उसका घर बेचारी को साइली का घर ले गए थे करके, ठीक है? तो साइली का घर है वो कंपलसरी एक्वायर्ड कर लेते हैं, तो ये भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा। या फिर आपकी कैपिटल असेट है वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने कोई कैपिटल असेट खरीदी थी और वो कैपिटल असेट जो थी वो अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाएगा। उसके साथ साथ में एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी को ट्रांसफर कर देते हो, भले अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बट अगर आपने पोजीशन किसको दे दिया तो ये भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाएगा। एंड गाइस इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में घर होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है या उसका मेंबर हो, अगर आप किसी और को मेंबर बना देते हो, शेयर सर्टिफिकेट किसी और को ट्रांसफर कर देते हो, तो वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाएगा। एंड गाइस जीरो कूपन बॉन्ड्स का अगर रिडेम्पशन हो जाता है तो वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाएगा। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बोला, ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? तो ट्रांसफर में सेल आएगा, एक्सचेंज आएगा, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट या कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर पोजीशन ट्रांसफर कर दिया तो वो ट्रांसफर माना जाएगा। एंड इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड ऑल, अगर आप शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर देते हो, मेंबरशिप ट्रांसफर कर देते हो, तो वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाएगा। अब एक बात समझना, कैपिटल असेट कितने टाइप की होती है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, कैपिटल असेट दो टाइप की होती है, एक तुम्हारी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, एक तुम्हारी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। एंड गाइस यहां पे एक अमेंडमेंट हुआ है जिस पे आपको ध्यान देना है। पहले मैं बता दूं कि पहले क्या होता था, अप टू 22 जुलाई 2024 तक क्या होता था, बिकॉज अमेंडमेंट हुआ है वो 23 जुलाई 2024 से हुआ है। और इस बार 23 जुलाई 2024 से बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। 23 जुलाई 2024 को बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी बजट लेके आई थी, तो उस दिन से काफी सारे अमेंडमेंट है वो लॉ में हुए हैं। तो देखिए पहले क्या होता था, पहले अपन वो देखते हैं। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इन तीन सिक्योरिटी के केस में, एक तो अगर कोई भी सिक्योरिटी है जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे जो लिस्टेड सिक्योरिटी होती है, या फिर कोई भी यूटीआई का यूनिट है, भले लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, या फिर कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट है, भले लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, या जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में आपको 1 ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाता था। मींस 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करके बेचा तो आपका लॉन्ग टर्म, और अगर 1 ईयर से ज्यादा होल्ड नहीं किया तो तुम्हारा शॉर्ट टर्म। उसके बाद में जो भी तुम्हारा अनलिस्टेड शेयर्स है, अनलिस्टेड शेयर का मतलब ऐसा शेयर जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, क्योंकि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो 1 ईयर में आ जाएगा। कोई भी अनलिस्टेड शेयर है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड के शेयर, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स, तो वो अनलिस्टेड शेयर्स में आ गया। एंड गाइस इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनके केस में आपका 2 ईयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाता था। एंड गाइस जो भी अदर असेट होती थी, जैसे ज्वेलरी वगैरह है, गोल्ड वगैरह है, उनके केस में आपका 3 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाता था। ऐसा पहले होता था। अब इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, और ये अमेंडमेंट किया है 23 जुलाई 2024 से। और अब अमेंडमेंट क्या बोलता है पता है, कि इस पहले पार्ट को छोड़ के बाकी कोई भी असेट रहेगी उसके केस में 2 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा। ये 3 इयर्स वाला फंडा हटा दिया है। तो अभी आपको 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपको क्या याद रखना है पता है, कि कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी है या यूटीआई का यूनिट्स है, जीरो कूपन बॉन्ड्स है, एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इनके केस में आपका 1 ईयर, बाकी कोई भी असेट रहेगी उनके केस में आपका 2 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा। तो अभी 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में अगर कोई असेट ट्रांसफर करते हैं तो आपको कैसे याद रखना है, कि जो भी लिस्टेड सिक्योरिटी रहेगी, यूटीआई का यूनिट्स रहेगा, म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट रहेगा, एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स रहेगा, उसके केस में 1 ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग, और बाकी जितनी भी असेट्स रहेगी उनके केस में आपका 2 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो देखा जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब अपन चलते हैं सर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना बड़ा ही सिंपल है। कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ले लीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन
माइनस कर दीजिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस, माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो आपको मिल जाएगा यहां पे कैपिटल गेन का अमाउंट। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मींस ग्रॉस कंसिडरेशन। ट्रांसफर करने के टाइम पे अगर कोई खर्चा लगाए दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एक्सपेंसेस, वो आप लेस कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लेस कर दीजिए एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप लेस कर दीजिए। जो भी बचेगा वो तुम्हारा कैपिटल गेन का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना गाइस, यहां पे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते टाइम ध्यान रखना, अगर आपने कोई भी ऐसा खर्चा किया था जिसका डिडक्शन आप ले चुके हैं अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी एज अ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B या अंडर चैप्टर 6A में कोई आप डिडक्शन ले चुके हैं, तो उसको फिर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता रहेगा, अपन जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसका स्टैंप ड्यूटी पे किया और स्टैंप ड्यूटी का डिडक्शन अगर आपने एटीसी में ले लिया, तो स्टैंप ड्यूटी का डिडक्शन अगर आपने एटीसी में ले लिया ना, तो जब एटीसी में आपने डिडक्शन ले लिया स्टैंप ड्यूटी का, तो बेटा फिर वो स्टैंप ड्यूटी आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा। या जैसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट रहता है, उसको अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया और उस इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट का अगर आपने डिडक्शन 24B में ले लिया, तो फिर तुम्हारे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं आएगा। ऐसा यहां पे एक प्रोवाइसो ऐड करके इन्होंने दिया है करके, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर ऐसे कोई खर्चे का डिडक्शन जो 24B एज अ हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट में लिया है या अंडर चैप्टर 6 में लिया है, तो वो फिर तुम्हारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आपको नहीं लेना है। तो देखो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारी कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, इसकी जगह आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये इंडेक्स कैसे करते हैं, तो आप एक काम करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करने के लिए जो भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ले लो, मल्टीप्लाई कर दो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर से और डिवाइड कर दो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन से। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको मल्टीप्लाई करो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर से और डिवाइड कर दो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन से। एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का क्या करने का, पहले आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लो, मल्टीप्लाई कर दो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर से और डिवाइड कर दो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट से, तो आपको मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब यहां पे इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर आपको दे रखे। अब एक चीज ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए आपको कौन से इंडेक्स नंबर याद रखने हैं, एक तो आपको 1-2 का याद रखना है 100 और एक आपके एग्जाम के लिए 24-25 लगेगा प्रीवियस ईयर, उसका याद रखना है 363। ये 2 इंडेक्स नंबर याद रखने हैं, बाकी आपको इंडेक्स नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। लेकिन सर आप मुझे ये बोलोगे कि सर यहां पे आप बोल रहे हैं कि इंडेक्सेशन आपका 1-2 से चालू होता है, दैट इज द 100, लेकिन अगर कोई असेट है वो 1-2 से पहले खरीदा हुआ है, तो 1-4-2001 से पहले खरीदा हुआ है, तो क्या करेंगे। तो अगर कोई असेट आपने 1-4-2001 से पहले खरीदा होता है ना, तो उसके केस में आपको ऑप्शन मिलता है कि जो भी उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी, जो भी उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी एंड गाइस फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1-4-2001 है, विच एवर इज हायर है, वो आपको कॉस्ट लेना है। तो अगर कोई एसेट 1-4-2001 से पहले आपने खरीदी हुई है, तो उस केस में आपको ऑप्शन मिलता है कि जो उसकी कॉस्ट है एंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1-4-2001 है, उस विच एवर इज हायर है वो आपको लेना है करके, ठीक है। और उसके बाद अगर इंडेक्सेशन होता है तो जो इसमें से हायर रहेगा उस हायर पे आपको इंडेक्सेशन करने का मौका मिलेगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं, मैंने आपको क्या बोला कि जो भी आपका एफएमवी एज ऑन 1-4-2001 है एंड गाइस जो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर लेना है। बट ध्यान रखना, ये जो एफएमवी एज ऑन 1-4-2001 होता है ना, ये कभी भी तुम्हारे एसडीवी एज ऑन 1-4-2001 से ज्यादा नहीं हो सकता। एसडीवी का मतलब होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1-4-2001 है ना, उससे ज्यादा एफएमवी एज ऑन 1-4-2001 नहीं हो सकता। तो आपको कैसे याद रखने का है, सबसे पहले अगर मान लो आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपने 1-4-2001 से पहले खरीदी हुई है, तो आप एक काम करो, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है पहले वो ले लो। फिर आप एक काम करो कि एफएमवी एज ऑन 1-4-2001 एंड एसडीवी एज ऑन 1-4-2001, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर ले लो। और बेटा जो लोअर वाला आएगा एंड तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर रहेगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। अब एक और चीज समझना, 1-4-2001 से पहले अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट करा रखा है, तो वो इंप्रूवमेंट को आपको इग्नोर करना है, उस इंप्रूवमेंट को आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। दैट इंप्रूवमेंट हैज टू बी इग्नोर, वो इंप्रूवमेंट आपका इग्नोर हो जाएगा। तो अगर इंप्रूवमेंट आपने 1-4-2001 से पहले करा रखा है, तो उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एफएमवी एज ऑन 1-4-2001 में आ जाता है। अब एक बात समझना, सर आप मुझे ये बोलोगे कि सर आप क्या बात कर रहे हो, सर आप इंडेक्सेशन वगैरह की बात कर रहे हो, लेकिन हमने तो ये सुना है कि इंडेक्सेशन हट गया है। आंसर इज यस गाइस, ये इंडेक्सेशन जो मैंने आपको पढ़ाया ये हट गया है, ये नहीं लगेगा ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024।
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रांसफर की डेट क्या है। अगर ट्रांसफर की डेट है वो 22 जुलाई 2024 या उससे पहले ट्रांसफर की डेट है तो फिर आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। बट अगर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में अगर आपने ट्रांसफर किया है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये इंडेक्स वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में अगर आप ट्रांसफर करते हो तो बाबू ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इसको आपको इग्नोर करना है। इंडेक्सेशन आपको नहीं लेना है, सीधा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लो माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो ले लो। अब आप मुझे बोलोगे सर इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगा, अगर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में ट्रांसफर किया तो हमको इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन सर वो एफएमबी एज ऑन 1/4/2001 से पहले का अगर असेट है तो एफएमबी एज ऑन 1/4/2001 का वो बेनिफिट मिलेगा या नहीं? अरे बाबू वो तो मिलेगा ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ये वाला बेनिफिट आपको मिलेगा जो एफएमबी एज ऑन 1/4/2001 वाला है ना, वो आपको बेनिफिट मिलेगा जो कॉस्ट और एफएमबी व्हिचएवर इज हायर। लेकिन बाबू आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा अगर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में आपने ट्रांसफर किया है तो। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, उसके बाद में आपका एक चीज ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि भाई अगर कोई लैंड है वो पहले से खरीदा हुआ था, जैसे 10 साल पहले आपने लैंड खरीदा था और लास्ट ईयर ही आपने बिल्डिंग बना दी, अब आपने लैंड बिल्डिंग दोनों को साथ में बेच दिया, तो कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? तो लॉ मेकर्स यहां पे बोलते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपको लैंड और बिल्डिंग दोनों को अलग अलग असेट मान के और कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लैंड पुराना था तो लैंड पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और बिल्डिंग अगर आपने अभी बनाया था तो बिल्डिंग के केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो हो जाएगा और आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। जो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसको बाइफरकेट करो, लैंड पे अलग कैलकुलेट करो, बिल्डिंग पे अलग कैलकुलेट करो, लैंड पे लॉन्ग टर्म आएगा और बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे आपको शॉर्ट टर्म आएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 होता है जिसको मैंने आपको क्लास में पढ़ाते टाइम मैंने बोला था सनी वाला प्रोवाइजो। ये आपके एग्जाम के लिए ज्यादा रिलेवेंट है नहीं करके, इंटरमीडिएट में नॉर्मली एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, आपके एग्जाम के लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो 2 मिनट जो भी बोलूं वो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। एक बात बताओ, नॉर्मली हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो वो इंडियन रुपीज में करते हैं, अपन इंडियन करेंसी में करते हैं। लेकिन गाइस अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है ना तो आपको कैपिटल गेन है वो फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले आपका असेसी है, वो असेसी कौन होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। तो असेसी है वो नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है वो आपका असेसी है। असेसी ने डिबेंचर और शेयर्स खरीदा था इंडियन कंपनी का, और वो शेयर्स और डिबेंचर इंडियन कंपनी का खरीदा था ना, वो अगर फॉरेन करेंसी में खरीदा था तो मैंने क्या बोला कि अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, उसने इंडियन कंपनी का शेयर और डिबेंचर खरीदा था और वो फॉरेन करेंसी में खरीदा था, तो पहले आप एक काम करो, कैपिटल गेन को कैलकुलेट करोगे फॉरेन करेंसी में, उसके बाद आप रिकन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में, और इंडियन करेंसी में जो कैपिटल गेन आएगा उतना आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, सर कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको अपन, लाइक फॉरेन करेंसी में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप एक काम करो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आता है उसको फॉरेन करेंसी में लेके जाओ बाय अप्लाइंग एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब होता है टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर डिवाइड बाय 2। टीटीबीआर का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, उन दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज ले लो, तो एवरेज रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर से आप फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट कर लो। ट्रांसफर एक्सपेंसेस के लिए भी एवरेज रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, एंड गाइस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा उसके लिए एवरेज रेट ऑन एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन से आप कैलकुलेट करो, कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में आ जाएगा। और जो कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में आएगा ना उसको आपको रिकन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द इंडियन करेंसी, और रिकन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में बाय अप्लाइंग द टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर से आपको इसको रिकन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, और इंडियन करेंसी में जो भी आपको कैपिटल गेन आएगा ना उस पर आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, जब आप ये वाला प्रोविजन लगता है ना तो यहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। और सर आप मुझे बोलोगे कि सर इंडेक्सेशन तो ऐसे भी नहीं मिलता, यस इंडेक्सेशन नहीं मिलता, लेकिन यहां पे तो 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर किया था ना, तो भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट इस प्रोविजन के केस में नहीं मिलता है। चलिए अब एक और चीज समझना गाइस, एक सेक्शन होती है 112A, और 112A जो सेक्शन होती है ना अभी अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, और 112A के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, एज वेल एज ये नॉन रेजिडेंट का प्रोविजन भी नहीं लगता। तो 112A लगता है, 112A कब लगता है? जब आप शेयर मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको पता रहेगा इन एक्सेस ऑफ 1,25,000 टैक्स लगता है, तो उसके केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता, और ये सनी वाला प्रोवाइजो है उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता। अब एक और चीज समझना, नॉर्मली क्या होता है, डिबेंचर बॉन्ड्स के केस में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता। डिबेंचर बॉन्ड जब भी आप बेचोगे तो उसके केस में इंडेक्सेशन नहीं मिले। अभी तो ऐसे भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता, 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में तो ऐसे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन गाइस यहां पे क्या है, डिबेंचर बॉन्ड्स के केस में तो अगर 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर किया ना तो भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसके 2 एक्सेप्शन है। मैंने क्या बोला भाई, देखो
डिबेंचर बॉन्ड्स के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस इसके दो एक्सेप्शन है। एक तो आपका कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स रहेगा, उसके केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई है, उसके केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये 23 जुलाई 2024 के बाद तो ऐसे भी इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला, तो बाबू यहां पे इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। 23 जुलाई 2024 से पहले वाला है, तो उस केस में आपका कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स एंड गाइस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, इसके केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 होता है, और 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 क्या बोलता है पता है? कि कैपिटल गेन में कभी भी आप जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो तो यहां पे आपको एसटीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जब आप सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो एक टैक्स लगता है, उसको बोला जाता है एसटीटी। तो एसटीटी यहां पे अलाउ कैपिटल गेन हेड में नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सेल्स के टाइम पे एसटीटी पे किया तो वो आपके ट्रांसफर एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, और अगर आपने परचेस के टाइम पे एसटीटी पे किया है तो वो तुम्हारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा। जैसे मैंने 1 करोड़ के शेयर सेल किए और मैंने 50,000 का एसटीटी पे किया, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ होगा और नेट कंसिडरेशन भी 1 करोड़ होगा, क्योंकि एसटीटी है वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो मैंने शेयर खरीदे हैं, तो खरीदते टाइम मेरी कॉस्ट मान लो 50 लाख थी, उसमें मैंने 5,000 का एसटीटी पे किया, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख ही रहेगा। जो एसटीटी पे किया है वो मेरे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। डन। उसके बाद में ये सेक्शन 55 है, ये थोड़ी देर बाद रिवाइज करते हैं। गाइस एक काम करता हूं, मैं सीधा आपको टैक्स रेट पे लेके जाता हूं, बिकॉज वहां पे कुछ अमेंडमेंट है, और टैक्स रेट पे लेके जाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा करके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो अमेंडमेंट इस बार जो है ना, वो तो तुम्हारे एक तो टैक्स रेट में है, और टैक्स रेट के साथ साथ में कुछ अमेंडमेंट, यहां पे एक छोटा सा अमेंडमेंट और सेक्शन 47 में। सेक्शन 47 जो होती है ना, उसमें क्या होता है पता है? जब आप कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर करते हो, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन सर उसमें आपको पता है, आप किसी को गिफ्ट देते हो तो आपको ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। अब ये गिफ्ट का प्रोविजन उसमें सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ लिखा है कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ने किसी को कोई एसेट गिफ्ट की ना, तो ही वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। चलिए अपन एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं और आपके जो अमेंडमेंट्स वाला पार्ट है ना, वो अमेंडमेंट वाले पार्ट पे देखते हैं। और आ जाइए सब लोग टैक्स रेट कि इस बार की आपकी टैक्स रेट्स क्या है। और टैक्स रेट में भाई साहब यहां पे जोरदार अमेंडमेंट है। सबसे पहले एक सेक्शन होती है 112A। अगर आपको 112A लास्ट ईयर याद रहे, तो लास्ट ईयर 112A कैसे होती थी पता है? लास्ट ईयर तक 112A ये होती थी कि अगर आपका कोई इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट है या बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, उसको अगर आप बेचते हो, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आपको पता है इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख 10% की रेट से टैक्सेबल होता था। लेकिन यहां निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट कर दिया, और निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि अगर आपका इक्विटी शेयर है, जो लिस्टेड इक्विटी शेयर होता है, या कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट है या बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, तो उसमें आपका पहले क्या था? 10% का टैक्स रेट था। अब उसको 10% की टैक्स रेट को बढ़ा के 12.5% कर दिया है, विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024। तो अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर कर दिया, तो आपका 10% की रेट से टैक्स लगेगा, और उसके बाद में ट्रांसफर किया 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स ट्रांसफर किया, तो यहां पे 12.5% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन गाइस पहले वो 1 लाख तक का एग्जेम्प्ट था ना, उसको बढ़ा के इन्होंने 1,25,000 कर दिया है, और ये 1,25,000 पूरे साल के लिए है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ? देखो, अगर आपका इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, और उसको अगर आप बेचते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और आपने एसटीटी पे किया है, और इक्विटी शेयर के केस में तो आपको परचेज और सेल दोनों टाइम एसटीटी पे करना पड़ेगा, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स वगैरह के केस में आपको सेल के टाइम पे एसटीटी पे करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ द 1,25,000, जो 1,25,000 के ऊपर वाला रहेगा ना, उस पे आपका 10% या 12.5% की रेट से टैक्स लगेगा। अगर 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर कर दिया तो 10%, और 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में ट्रांसफर किया तो आपका 12.5% की रेट से टैक्स लग जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब आप मुझे बोलोगे, सर मान लो हमने तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था शेयर मार्केट का, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख हुआ था, और ये सर 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 अप्रैल 2024 को हुआ था, तो सर इस पे टैक्स रेट कौन सी लगेगी? 10% की रेट से लगेगी, क्योंकि 23 जुलाई 2024 से पहले है। लेकिन इस पे एग्जेम्पशन का बेनिफिट कितना मिलेगा? 1,25,000 का। 1,25,000 के ऊपर वाला जितना भी रहेगा, उस पे आपका 10% की रेट से या 12.5% की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, आपको मैंने बताया था जो आईएफएससी होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, कहां पे? गांधीनगर, गुजरात में।
और आईएफएससी के केस में क्या होता है, वहां पे आपका एसटीटी नहीं लगता। तो एसटीटी नहीं लगता तो भी क्या हमको यहां पे इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा 10%, 12.5% वाले का, यानी आंसर इज यस, वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज समझना, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला होता है ना, इसके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अलाउ नहीं होता। देखो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से किसी भी स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने अलाउ नहीं होता, डिडक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे। एज वेल एज ध्यान रखना, इसके सामने आपको 87A का रिबेट भी नहीं मिलता। जो 87A का रिबेट होता है ना, वो 87A का रिबेट आपको LTCG 112A के सामने आपको नहीं मिलता है। अब एक और चीज समझना, आपको अगर याद रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि ये जो LTCG 112A वाला है ना, ये सेक्शन आई थी फाइनेंस एक्ट 2018 से, और ये असेसमेंट ईयर 1920 से एप्लीकेबल हुई थी। इसका मतलब 1 अप्रैल 2018 से ये एप्लीकेबल हुई थी। और गाइज, इसके लिए एक बजट आया था, अगर आपको याद रहेगा, स्कूल में अपन पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई थी कि 1 फेब 2018 को एक अरुण जेटली जी अनाउंसमेंट लेके आए थे। पहले तो कैपिटल गेन पे टैक्स लगता ही नहीं था, फिर इन्होंने 1 फेब 2018 से लगाया, और इन्होंने वहां पे ग्रैंड फादरिंग रूल दिया था। और ये ग्रैंड फादरिंग रूल क्या बोलता है पता है, कि देखिए, ये जो शेयर्स होते हैं ना, जो इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, इनके केस में कॉस्ट क्या लेंगे, जो कॉस्ट है वही लेंगे। लेकिन गाइस, इसमें ध्यान रखना, अगर मान लो आपको 112A लग रहा है और आपने जो ये शेयर खरीदे हुए हैं, ये अगर आपने 1 फेब 2018 से पहले खरीदे हुए, 1 फेब 2018 के पहले खरीदे हुए हैं, और आप ट्रांसफर कर रहे हो 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद में, तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेनी है पता है, जो वो शेयर्स की ओरिजिनल कॉस्ट थी वो ले लो, और उसको कंपेयर कर दो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जन 2018 एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर ले लो, और जो तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट थी विच एवर इज हायर ले लो। दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसको बोलते हैं ग्रैंड फादरिंग रूल। तो देखो, अगर 112A लग रहा है और इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट, अगर ये आपने 1 फेब 2018 से पहले खरीदा था, तो आप एक काम करो, उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो ले लो, फिर इसको कंपेयर करो एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर, और तुम्हारा जो ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज हायर है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। और इसके केस में ऐसे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट पहले भी नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिलता। तो 112A जब भी लगता है ना, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट वगैरह आपको नहीं मिलता। इवन 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर किया था तो भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहां पे नहीं मिलता। लेकिन आप मुझे बोलोगे सर, ये 31 जन 2018 का एफएमवी निकालेंगे कैसे? तो 31 जन 2018 का एफएमवी निकालने के लिए आप एक काम करो, अगर 31 जन 2018 को वो शेयर्स या यूनिट अगर लिस्टेड है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो आप एक काम करो, अगर लिस्टेड है ना, तो जो हाईएस्ट प्राइस कोट हुआ था 31 जन 2018 को वो ले लो। तो हाईएस्ट शेयर मार्केट में जो प्राइस आया था, कोट हुआ था, वो आप ले लो। लेकिन 31 जन 2018 को अगर ट्रेडिंग नहीं हुआ है, तो उसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हाईएस्ट प्राइस आया था वो आप ले लो। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 31 जन 2018 को वो जो था शेयर या यूनिट वो अनलिस्टेड था। तो अनलिस्टेड था, तो यूनिट के केस में तो हम क्या करते हैं, एनएबी लेते हैं। एनएबी का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू एज ऑन 31 जन 2018। एंड गाइस, अगर वो अनलिस्टेड शेयर है, अभी अनलिस्टेड शेयर वाला आज तक कभी एग्जाम में इंटरमीडिएट में नहीं आया तो नहीं आएगा, बट आप ये ध्यान रखना कि अगर 31 जन 2018 को वो शेयर है, वो अनलिस्टेड था लेकिन अभी लिस्टेड है, तो उसकी एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 कैसे निकालेंगे पता है? वो शेयर जितने में खरीदा था वो ले लो, मल्टीप्लाई बाय आप 1718 का इंडेक्स कर लो, क्योंकि 31 जन 2018 1718 में आता है ना, तो आप 1718 का इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो जिस ईयर में आपने वो शेयर खरीदा था उसके इंडेक्स से, तो आप 31 जन 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू तक पहुंच जाओगे। अगर ये लास्ट वाला आपको नहीं भी समझा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना, अगर लिस्टेड शेयर्स एंड यूनिट है तो हाईएस्ट कोड 31 जन 2018 का लेना है, वो आपकी एफएमवी हो जाएगी। और आप अनलिस्टेड अगर उस दिन था तो यूनिट के केस में आपको एनएवी लेना है। इतना भी याद रखोगे तो चल जाएगा करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद में एक बात बताऊं, ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो अगर इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट्स है एंड बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, उस पे अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो गाइस आपको पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में टैक्सेबल होता है। पहले इस पे टैक्स रेट हुआ करती थी आपकी 15%, लेकिन अभी अमेंडमेंट हो गई 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में ये टैक्स रेट हो गई है 20%। तो देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, और आपने सेल पे अगर एसटीटी पे किया है, तो सेल पे एसटीटी पे किया है तो आपने 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर कर दिया तो 15% का टैक्स रेट, और 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में ट्रांसफर किया तो आपका 20% का टैक्स रेट बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना गाइस,
यहां पे भी अगर आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है गांधीनगर गुजरात गिफ्ट सिटी में और वहां एसटीटी नहीं लगता तो भी आपको यहां 111A का बेनिफिट मिल जाएगा। एंड गाइस ये जो लॉन्ग टर्म ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है ना, इसके सामने भी आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझता, अगर कोई बाकी कैपिटल गेन होता है तो बाकी कैपिटल गेन के केस में सर क्या टैक्स रेट रहेगा? जो बाकी कैपिटल गेन, ये तो तुम्हारे शेयर मार्केट वाले हो गए। अब सर अगर गोल्ड वाला कैपिटल गेन है या फिर अगर मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला कैपिटल गेन है तो उसके केस में क्या होगा? तो गाइस मैं आपको बताऊं, अगर कोई अदर कैपिटल गेन है ना, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर हो गया तो आपका 20% का टैक्स रेट है। और अगर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर हुई तो यहां पे 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी होता है वो तुम्हारा स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है, मतलब नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहां पे टैक्स रेट कम क्यों की? 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में ट्रांसफर किया तो आपकी जो टैक्स रेट है वो सिर्फ 12.5% है, पहले 20% थी। एक बात बताओ, यहां पे ये 12.5% क्यों की है पता है? क्योंकि इंडेक्सेशन हटा दिया ना। पहले इंडेक्सेशन था तो आपका टैक्स रेट है वो ज्यादा था 20%, अब इंडेक्सेशन को हटा दिया, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में ट्रांसफर हुआ तो आपका टैक्स रेट है वो सिर्फ 12.5% लगेगा। लेकिन गाइस यहां पे एक बात समझना, एक केस में एक एक्सेप्शन दिया है और वो एक्सेप्शन क्या है समझने की कोशिश करना। यहां पे 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है जो कि 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा था। तो अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है तो गाइस टैक्स कैलकुलेट करते टाइम उस इंडिविजुअल एचयूएफ को यह ऑप्शन दिया है कि आप चाहे तो टैक्स भर सकते हैं 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन। 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन। लेकिन गाइस ये ऑप्शन सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में दिया है। और एक और चीज समझना, ये ऑप्शन सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करते टाइम दिया है। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, वो 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी हुई थी और 23 जुलाई 2024 के बाद में ट्रांसफर कर रहा है, ये 4 कंडीशन। तो गाइज उसके पास में ये ऑप्शन है कि आप एक काम करो, टैक्स कैलकुलेट करते टाइम या तो 12.5% टैक्स पे कर दीजिए विदाउट इंडेक्सेशन या 20% टैक्स पे कर दीजिए विद इंडेक्सेशन। जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, जो आपके लिए लोअर वाला आएगा उतना आपको टैक्स पे करना है। लेकिन एक बात बताऊं, यहां पे एक कैच है, ये जो बेनिफिट है ना, ये बेनिफिट सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करते टाइम दिया है, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम नहीं। मतलब जब आप टोटल इनकम में जब कैपिटल गेन हेड का इनकम निकालोगे ना, तो वह कैपिटल गेन हेड का इनकम निकालते टाइम आपको विदाउट इंडेक्सेशन ही लेना है। सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करते टाइम आपको ध्यान देना है कि भैया विद इंडेक्सेशन या विदाउट इंडेक्सेशन करके, ठीक है। ये बेनिफिट सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करते टाइम मिलेगा। जब अपन लिखते हैं ना कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, वो उस टाइम पे मिलेगा। आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम हमेशा आपको विदाउट इंडेक्सेशन ही कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? You understood my point or not? Yes sir, we have understood your point. So ये तुम्हारी टैक्स रेट है। उसके बाद में जो ये पॉइंट दे रखे हैं इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक पॉइंट ये आता है कि सर अगर मान लो हमारा बेसिक एग्जाम्पशन है वो खाली पड़ा है, मतलब जैसे आपकी अदर इनकम, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस की इनकम जो वगैरह है, वो अगर 2,50,000 3 लाख से कम है तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन खाली पड़ा है। तो बेसिक एग्जाम्पशन अगर हमारा खाली पड़ा है तो क्या वो बेसिक एग्जाम्पशन को हम ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। बट ये कौन कर सकता है? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। तो अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसका अदर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से कम है तो जो भी अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जाम्पशन है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन है, वो LTCG 112A, LTCG 112 या STCG 111A के सामने वो एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। एक यहां पे एक सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज द सेक्शन 50AA। 50AA सेक्शन क्या बोलती है पता है आपको? 50AA सेक्शन ये बोलती है कि भाई साहब अगर आपको कैपिटल गेन होता है और वो कैपिटल गेन किस पे हो रहा है पता है? या तो आपके डेट म्यूचुअल फंड पे। अब आप मुझे बोलोगे डेट म्यूचुअल फंड किसको बोलते हैं? तो डेट म्यूचुअल फंड मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयर मार्केट में 35% से कम पैसा लगाता है।
मींस 35% या उससे कम पैसा है वो इक्विटी मार्केट में लगाता है, और यू कैन से दैट 35% से ज्यादा पैसा है वो डेट मार्केट में लगाता है, उसको बोला जाता है डेट म्यूचुअल फंड। या फिर अगर गाइस कोई एमएलडी है, एमएलडी का मतलब होता है मार्केट लिंक डिबेंचर करके। अब इसमें एक अमेंडमेंट ये हुआ है कि अब अगर आप कोई भी अनलिस्टेड बॉन्ड्स या अनलिस्टेड डिबेंचर ट्रांसफर करते हो, अनलिस्टेड बॉन्ड्स है या अनलिस्टेड डिबेंचर है जो कि ट्रांसफर करते हो, रिडीम करते हो ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद में, तो देखो या तो अगर कोई भी ऐसा डेट म्यूचुअल फंड है, वो डेट म्यूचुअल फंड, या फिर तुम्हारा मार्केट लिंक डिबेंचर, या फिर कोई भी अनलिस्टेड बॉन्ड्स या अनलिस्टेड डिबेंचर है ना, और वो अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में, तो गाइस एक बात बताऊं, यहां कितना भी पीरियड ऑफ होल्डिंग हो, हमेशा इसके केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, हमेशा इसके केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो आप अगर इतना याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं रखोगे तो भी इसमें चल जाएगा करके, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, एक सेक्शन होती है 50AA। 50AA के केस में क्या होता है, 50AA है उसके केस में क्या होता है कि अगर कोई भी डेट म्यूचुअल फंड है जो कि आपने पहले खरीदा हुआ है 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में एक्वायर किया है डेट म्यूचुअल फंड, या कोई मार्केट लिंक डिबेंचर है, या फिर कोई अनलिस्टेड बॉन्ड अनलिस्टेड डिबेंचर है जो कि अभी आप ट्रांसफर कर रहे हो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में, तो इसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम हमेशा कैपिटल गेन है ना, ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, भले इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, भले 5 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। तो अगर आप कोई अनलिस्टेड बॉन्ड या अनलिस्टेड डिबेंचर खरीदते हो ना भाई, खरीदा हुआ था, और इसको अगर आप बेच देते हो 23 जुलाई 2024 के बाद में, तो हमेशा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। एक और चीज ध्यान रखना गाइस, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अमेंडमेंट में क्या बताया था कि अभी आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 इयर्स का हो गया है, लाइक यू नो दैट सिर्फ वो 3-4 असेट के केस में 1 ईयर का हो गया, बाकी सबके केस में 2 इयर्स का है। लेकिन ध्यान रखना स्लम सेल के केस में अभी भी 3 इयर्स का है। जो स्लम सेल वाला है ना, वो स्लम सेल के केस में अभी भी आपका 3 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, यहां से बाकी सब चीजें हैं वो रिवाइज करना चालू करते हैं। बात करती है, सबसे पहली बात आती है इनटेंजिबल असेट का कॉस्ट क्या लेने का। अब आप बोलोगे इंटेंजिबल असेट में कौन कौन सी असेट आती है, तो यहां पे इन्होंने दे रखा है इंटेंजिबल असेट मींस गुडविल या एनी अदर इंटेंजिबल असेट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मींस बिजनेस प्रोफेशन का गुडविल या कोई भी बिजनेस प्रोफेशन का इंटेंजिबल असेट, या फिर ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, ठीक है, या फिर राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग जिसको पेटेंट कॉपीराइट बोलते हैं, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लू मार्क्स, रूट परमिट और एनी अदर राइट। आप इसको ऐसे याद रखिए इंटेंजिबल असेट। तो इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का, अगर आपका वो सेल्फ जनरेटेड है, आपने खुद ने जनरेट किया है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज निल लेने का। बट अगर आपने परचेज कर रखा है तो परचेज प्राइस है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। तो अगर मान लो कोई भी आपकी इंटेंजिबल असेट है वो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट है वो हमेशा निल होगी। बट अगर आपने परचेज कर रखा है तो परचेज प्राइस है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। एक और चीज समझना, इंटेंजिबल असेट के केस में आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि आपकी गुडविल 1/4/2001 को इतनी थी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इतनी थी, पता ही नहीं चल सकता ना। इसके लिए एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, बोनस शेयर की कॉस्ट क्या लेने का। तो मैं बताऊं, आप बोलोगे बोनस शेयर की कॉस्ट है वो हमेशा निल होती है, कुछ पैसा ही नहीं लगता, बोनस तो ऐसे ही मिल जाता है फ्री में, तो बोनस शेयर की कॉस्ट है वो निल लेने का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है, अगर बोनस शेयर आपको 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है, क्योंकि आपको याद रहेगा अगर कोई भी शेयर है वो कोई भी एसेट है 1/4/2001 से पहले वाला है, तो उसके केस में तो अपने को ऑप्शन मिलता है ना उसकी कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। तो बोनस शेयर अगर 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आ जाएगी एफएमवी एज ऑन 1/4/2001। एंड बोनस शेयर अगर 1/4/2001 के बाद में हुआ है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा क्या लेने का, निल लेने का। अब एक और चीज समझना, यहां पे सिक्योरिटी के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना पीरियड ऑफ होल्डिंग अलॉटमेंट की डेट से चालू होता है। आपने शेयर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कब किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अलॉटमेंट कब से हुआ, अलॉटमेंट से हम पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। तो देखिए बोनस शेयर के केस में 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है तो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है ना, वही उसकी कॉस्ट लेने का। बट अगर 1/4/2001 के बाद में अलॉट हुआ है तो उसकी कॉस्ट निल लेने का। अब एक और चीज समझना, ये प्रोविजन आपको 112A जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अगर कोई सेक्शन 112A लगता है तो 112A में आपको पता है, अगर 112A में क्या होता है, एक ग्रैंडफादरिंग रूल मैंने बताया था, और ग्रैंडफादरिंग रूल में यह बोलता है कि 31 जनवरी 2018 या उसके पहले का अगर कोई भी बोनस शेयर है
और अभी आप बेच रहे हो, तो उस बोनस शेयर के केस में आपको एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018 है, वो कॉस्ट लेने का मौका मिलेगा करके। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी करा रखा है क्लास में, आपको जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है राइट शेयर। राइट शेयर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को रीजनेबल प्राइस पे, रीजनेबल कॉस्ट पे शेयर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर। अब एक बात समझना, राइट शेयर, मान लो मैं शेयर होल्डर हूं और मेरे को कंपनी राइट शेयर दे रही है और मैंने खुद ने वो राइट शेयर कंपनी से ले लिया, तो मेरे लिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? सीधी सी बात है, जितना कंपनी को पे किया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना मैंने कंपनी को पे कर दिया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन एक बात बताओ, मान लो राइट शेयर जो है वो मेरे को नहीं चाहिए, मैंने मेरा राइट किसी को बेच दिया। आपने सुना होगा रिनाउंसमेंट ऑफ द राइट। मैंने अगर किसी को राइट बेच दिया तो क्या उस पर भी कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस, उस पे भी कैपिटल गेन लगेगा। इसको बोला जाता है रेलिंक्विशमेंट ऑफ द कैपिटल एसेट। जैसे एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस ने मान लो मुझे राइट दिया कि बीबी सर आप 1000 शेयर ले लीजिए राइट शेयर करके 100 रुपीज की रेट से, और मार्केट में चल रहा है 150 पे, मैंने नहीं लिया। बट मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, वो बोलता है बीबी मुझे राइट दे देना, तो मैंने उसको राइट 10 रुपीज में बेच दिया। 1000 शेयर का राइट है वो 10 रुपीज पर राइट, तो मेरे को 10,000 रुपीज मिला। तो मैंने राइट किसी को बेच दिया तो भी कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस। अगर आप किसी को राइट बेचते हो तो भी कैपिटल गेन लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा? रिनाउंसमेंट प्राइस में जितने में आपने राइट बेचा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट का कॉस्ट है वो आपका निल आया था, तो जो भी बचेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों होगा? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों होगा? क्योंकि इसमें राइट का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है ना, वो कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि कंपनी आपको राइट देती है और जिस दिन आप राइट किसी को बेच दोगे वो पीरियड कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। इसके लिए ये हमेशा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि यहां पे राइट का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लिया जाएगा? जिस दिन राइट ऑफर किया था और जिस दिन आपने राइट रिनाउंस किया, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, जिसने राइट मेरे से खरीदा था वो फिर कंपनी से जाके राइट शेयर खरीदेगा, तो उसके लिए शेयर की कॉस्ट क्या आएगी? उसके लिए शेयर की कॉस्ट आएगी जितना उसने कंपनी को पे किया और जितना उसने बीबी सर को राइट के लिए पे किया, दोनों की टोटल कर दीजिए, वो उसके शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। और पीरियड ऑफ होल्डिंग तो हमेशा शेयर के केस में अलॉटमेंट की डेट से ही आपको लेना है। अब एक चीज समझना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, जो इंटेंजिबल असेट होती है ना, जैसे गुडविल ऑफ बिजनेस है करके, ठीक है, या फिर एनी अदर इंटेंजिबल असेट ऑफ द बिजनेस है, पेटेंट, कॉपीराइट है, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, या एनी अदर राइट है, इनका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा निल लेने का। हमेशा अगर इंप्रूवमेंट किया है तो भी निल लेने का। इसका क्या इंप्रूवमेंट, गुडविल का क्या इंप्रूवमेंट करोगे? अगर किया है तो भी आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेने का? निल लेने का। लेकिन गाइस, इसको छोड़ के अगर कोई भी आप असेट का इंप्रूवमेंट करते हो तो 14/2001 के बाद में इंप्रूवमेंट किया है तो उसको कंसिडर करने का, 14/2001 से पहले वाला इंप्रूवमेंट है तो उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, मैंने सेक्शन 45(1) जो चार्जिंग सेक्शन बताया था उसमें क्या बताया था कि जिस ईयर में असेट ट्रांसफर होती है ना, उसी ईयर में टैक्स लगता है। मतलब आपकी प्रॉपर्टी जिस ईयर में ट्रांसफर होती है उसी ईयर में टैक्स लगता है। बट गाइस, उसके 3 एक्सेप्शनल केसेस है जो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एक्सेप्शनल केस सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब एक चीज समझना, अगर आपका कैपिटल असेट है वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखना कि जिस ईयर में कन्वर्जन होगा ना, उस ईयर में ट्रांसफर मान लिया जाएगा। जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ उस ईयर में ट्रांसफर मान लिया जाएगा, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपका स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड होता है। तो मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, योर ट्रांसफर इज टुक प्लेस इन द ईयर इन विच कैपिटल असेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बट कैपिटल गेन आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपका वो स्टॉक इन ट्रेड है वो सोल्ड हो जाता है। अब एक चीज समझना, यहां पे कैपिटल गेन और पीजीबीपी का इनकम कैसे बाइफरकेट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताऊं, कैपिटल गेन के लिए आप एक काम करो कि जिस दिन कन्वर्जन हुआ इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उस दिन उस कैपिटल असेट का फेयर मार्केट वैल्यू कितना था पहले वो ले लीजिए। दैट इज एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करिए तो आपको बच जाएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपके पास में ये कैपिटल गेन का अमाउंट आ जाएगा। अब एक चीज समझना, पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालना है, तो पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए सबसे पहले ले लीजिए सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड, मींस जितने में आपने स्टॉक इन ट्रेड को बेचा उसका सेल प्राइस ले लीजिए, माइनस कर दीजिए जो एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन था वो एज इट इज यहां पे लेस कर दीजिए, या आपका पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, ये कैपिटल गेन एज वेल एज पीजीबीपी का इनकम उसी ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में ये स्टॉक इन ट्रेड है वो आपका सोल्ड होता है। लेकिन ध्यान रखना, यहां कैपिटल असेट में जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो ना, तो जब आप इंडेक्स करोगे तो इंडेक्स तो ट्रांसफर के ईयर तक ही होता है। तो ट्रांसफर कौन से ईयर में हुआ था? कन्वर्जन वाले ईयर में। तो इंडेक्स करते टाइम आपको कन्वर्जन वाले ईयर तक का ही इंडेक्स करना
है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपका स्टॉक इन ट्रेड है वो पूरा नहीं बिका, पार्टली बिका, तो क्या कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। आपको याद रहेगा क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें टोटल 20 फ्लैट्स बनाए जाते हैं और 20 में से 15 फ्लैट है वो बेच देती है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका पता है थर्ड फोर्थ कैपिटल गेन टैक्सेबल हुआ था। तो वैसा ही करना है, अगर आपका पार्ट स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर होता है तो कैपिटल गेन भी आपका पार्टली टैक्सेबल होगा। अब एक और चीज समझना, 54 ईसी में आपको याद रहेगा जो एनएचआई आरईसीएल के लिए अपन को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो कितने टाइम में करना पड़ता है? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां पे ट्रांसफर का डेट तो कौन सा माना जाएगा? कन्वर्जन का डेट। लेकिन फिर यहां पे सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया और सीबीडीटी बोलती है कि इस पर्टिकुलर केस में आपको जो एनएचआई आरईसीएल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है उसके लिए जो 6 मंथ का टाइम है ना, दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच दैट स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। तो जब आपने स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड किया वहां से आपका फिर वो पीरियड है 6 मंथ का देखा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 54 ईसी का एग्जेम्पशन। अब एक और चीज समझना, अब इसका रिवर्स केस कि सर अगर स्टॉक इन ट्रेड है उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो क्या होगा? तो देखो यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है उसको अगर आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करोगे ना, तो जिस ईयर में कन्वर्ट किया उसी ईयर में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे सीधा पीजीबीपी में टैक्स लग जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड को अगर कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया तो जिस ईयर में कन्वर्ट किया, जिस डेट को कन्वर्ट किया, उस डेट को जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी उस पे पीजीबीपी में टैक्स लग जाएगा और फिर आगे जाके फ्यूचर पे जब आप वो कैपिटल असेट को बेचोगे तो उस पे कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर कैपिटल असेट के लिए कैपिटल गेन निकालते टाइम फिर उसका कॉस्ट क्या लेंगे? तो कैपिटल असेट के लिए फिर कॉस्ट क्या लेना है? जो एफएमवी था ना, जिस डेट कन्वर्जन हुआ था वो कैपिटल असेट की कॉस्ट बन जाएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपको कन्वर्जन के डेट से लेना पड़ेगा। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे कैसा होता है, पीजीबीपी में टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में वो स्टॉक कन्वर्ट होगा कैपिटल असेट में। एंड गाइस आपका कैपिटल गेन तब लगेगा जब फ्यूचर में आप कैपिटल असेट को बेच दोगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए उसके बाद एक सेक्शन होती है 45(5) दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई असेट है जो गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लेती है, तो अगर कोई गवर्नमेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लेती है तो ये भी ट्रांसफर माना जाता है। इसमें ट्रांसफर उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड हुई, लेकिन आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलता है। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया क्योंकि आपका ट्रांसफर उस ईयर में हो रहा है जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर्ड कर रही है, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लग रहा है जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलेगा। जब कंपनसेशन मिलेगा तब आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन कैसे लगेगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको अगर इनिशियल कंपनसेशन मिलता है, इनिशियल कंपनसेशन का मतलब होता है जो फर्स्ट कंपनसेशन जो गवर्नमेंट बोलती है ओरिजिनल कंपनसेशन, दैट इज कॉल्ड योर इनिशियल कंपनसेशन। तो इनिशियल कंपनसेशन मिलेगा, उस पे टैक्स इनिशियल कंपनसेशन जिस ईयर में मिल रहा है उस ईयर में लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप इनिशियल कंपनसेशन ले लेंगे, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो कैपिटल गेन। इसमें ध्यान रखना, कैपिटल गेन तो उस ईयर में लग रहा है जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन इंडेक्सेशन तो ट्रांसफर के ईयर तक ही होता है। तो इंडेक्स करते टाइम आप उस ईयर तक ही करोगे जिस ईयर में आपकी असेट है वो कंपल्सरी एक्वायर्ड हुई थी। अब एक चीज समझना, अगर मान लो इनिशियल कंपनसेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है और फ्यूचर में जाके आप कोर्ट में अपील करते हो और वहां पे आपका कंपनसेशन बढ़ा दिया जाता है, आपको एनहांस कंपनसेशन या एडिशनल कंपनसेशन मिलता है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं जिस ईयर में एनहांस कंपनसेशन या एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा उस ईयर में उस पे टैक्स लग जाएगा। तो जिस ईयर में आपको एडिशनल कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन मिलेगा उस पे टैक्स है वो उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में वो एडिशनल या एनहांस कंपनसेशन आपको मिल रहा है। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लीजिए, एनहांस कंपनसेशन माइनस, देखो यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये आप वापस लेस नहीं करोगे क्योंकि पहले ऑलरेडी लेस कर चुके हो। तो यहां पे एनहांस कंपनसेशन में से सिर्फ एक ही खर्चा लेस होता है, दैट इज द लिटिगेशन का चार्जेस। अगर कोई लिटिगेशन या लीगल चार्जेस हुआ है वो लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल गेन। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, एनहांस कंपनसेशन पे जो कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म, ये कैसे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा कि इनिशियल कंपनसेशन पे जो कैपिटल गेन था वो लॉन्ग टर्म था, तो एनहांस कंपनसेशन पे कैपिटल गेन भी लॉन्ग टर्म होगा। इनिशियल वाले पे शॉर्ट टर्म था तो इस पे भी शॉर्ट टर्म होगा। अल्टीमेटली मैं बताऊं, नेचर ऑफ कैपिटल गेन विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कैपिटल असेट ना। कैपिटल असेट जो कंपल्सरी एक्वायर्ड हुई है वो अगर लॉन्ग टर्म थी तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे, और वो अगर शॉर्ट टर्म थी तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो शॉर्ट टर्म होंगे। अब एक चीज समझना, एक एक्ट होता है जिसका नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, बहुत बड़ा नाम है इस एक्ट का। इस एक्ट की एक सेक्शन 96 होती है और वो सेक्शन 96 ये बोलती है कि कुछ ऐसे कंपल्सरी एक्विजिशन होते हैं जिसके केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा।
ऐसा उस एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा कुछ एक्सेप्शन दे नहीं रखा था, तो क्या इनकम टैक्स में टैक्स लगेगा या नहीं? राइट आंसर इज नहीं लगेगा। यहां पे सीबीडीटी ने ये क्लेरिफाई किया। अब एक चीज समझना, अगर आपको कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिल गया तो गाइस, अगर कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो सबसे पहले देखना है कौन सा वाला कंपनसेशन है। अगर इनिशियल कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो आपका पूरा इनिशियल कंपनसेशन है ना, फुल इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। जिस ईयर में पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, जिस ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, उसी ईयर में पूरा कंपनसेशन, आपका इनिशियल पूरा कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एनहांस कंपनसेशन अगर इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो इट विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव, मींस जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे टैक्सेबल होगा। क्योंकि देखो, इनिशियल कंपनसेशन है, वो गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, तो पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसी ईयर में पूरे को टैक्सेबल कर दो। लेकिन एनहांस कंपनसेशन के लिए जब जब मिलेगा तब तब टैक्सेबल करते रहना। अब एक और चीज समझना, अगर आपको कोई एनहांस कंपनसेशन मिलता है किसी कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर की वजह से, इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है टेम्पररी ऑर्डर, तो अगर आपको एनहांस कंपनसेशन मिला किसी कोर्ट के टेम्पररी ऑर्डर की वजह से, तो वो जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा, वो उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपका फाइनल ऑर्डर बनता है। तो जिस ईयर में कोर्ट का फाइनल ऑर्डर बनेगा उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा, रिसीव्ड होगा उस ईयर में वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपको कंपनसेशन लेट मिलता है तो बहुत बार उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इंटरेस्ट कहां पे टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ध्यान रखना, आपको 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, मींस जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ उस पे 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए, बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। और इंटरेस्ट उस ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में वो इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है। अब एक और चीज समझना, बहुत बार किसी पर्सन की डेथ हो गई और उसकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड हुई थी और उसके लीगल हेयर को कंपनसेशन मिल रहा है, तो क्या लीगल हेयर को टैक्स भरना पड़ेगा? आंसर इज बिल्कुल टैक्स भरना पड़ेगा, उसमें कोई भी छूट नहीं है। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनका कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वो इंडिविजुअल एचयूएफ ने या उनके पेरेंट्स ने एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया था और गवर्नमेंट उसको कंपलसरी एक्वायर्ड कर लेती है, तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1037 करके। ठीक है, चलिए उसके बाद एक सेक्शन होती है सेक्शन 45(1)(a), दैट इज अगर आपकी असेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मींस आपकी असेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपकी असेट है वो डिस्ट्रॉय होती है 4 रीजन की वजह से, या तो नेचुरल कैलेमिटी का मतलब होता है अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, रेन आ गया, तो उसकी वजह से, तो या तो नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है या फिर यहां पे आपका फायर एक्सप्लोजन हो जाता है या राइट हो जाते हैं, एनिमी अटैक हो जाता है और उसकी वजह से आपकी कोई भी कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होता है तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला ही नहीं तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है तो कैपिटल गेन लगेगा। इस पर्टिकुलर केस में आपका ट्रांसफर का ईयर वो वाला ईयर माना जाएगा जिस ईयर में वो असेट डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है। तो जिस ईयर में असेट डिस्ट्रॉय हुई उस ईयर में ट्रांसफर माना जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होता है। सर यहां पे कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन के लिए ले लीजिए इंश्योरेंस क्लेम, जो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला। इंश्योरेंस क्लेम में अगर आपको पैसा मिला तो आप पैसा ले लीजिए। इंश्योरेंस क्लेम में अगर मान लो आपको कोई दूसरी असेट मिली तो वो ले लीजिए। एफएमवी ऑफ असेट रिसीव्ड इन क्लेम वो ले लीजिए। माइनस करिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो भी बचेगा वो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट यहां पे आ जाएगा। चलिए अब एक और चीज समझना, एक नई पॉइंट और नॉट यस। चलिए उसके बाद में एक सेक्शन आती है 50B स्लम सेल करके, और ये बड़ी फेवरेट सेक्शन होती है, एग्जामिनर की बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। स्लम सेल का मतलब क्या होता है? आपने कोई अंडरटेकिंग है वो, या कोई बिजनेस है या कोई यूनिट है, कोई सेगमेंट है, आपने लमसम कंसिडरेशन से बेच दिया। और लमसम कंसिडरेशन से बेच दिया, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था टाइटन करके कंपनी है, उसके 2 सेगमेंट है, टाइटन वॉच और तनिष्क ज्वेलरी। सपोज उन्होंने तनिष्क ज्वेलरी सेगमेंट को बेच दिया 500 करोड़ में, तो दैट इज कॉल्ड योर स्लम सेल। आप अपने किसी सेगमेंट, यूनिट, बिजनेस को लमसम कंसिडरेशन से बेच देते हो, उसको बोला जाता है स्लम सेल। अब एक चीज समझना, स्लम सेल के केस में कैपिटल गेन कैसे निकालने का? तो आप एक काम करो, जो आपने बिजनेस बेचा है, जो आपने अंडरटेकिंग बेची है, जो यूनिट बेचा है, सेगमेंट बेचा है, उसको एक ही यूनिट मान लो, एक ही एसेट मान लो, और आप एक काम करो, सबसे पहले उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लो। बट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे लेंगे? आपको निकालना है एफएमवी एज पर 11 यूएई। अब आप बोलोगे ये एफएमवी एज पर 11 यूएई कैसे निकालते हैं? ये सीए फाइनल में आएगा आपके लिए। इंटरमीडिएट के लिए ये एग्जाम में दे रखा होगा कि एफएमवी एज पर 11 यूएई क्या है, उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनाना है। ये एफएमवी एज पर 11 यूएई क्या होता है पता है?
ये आपको लेने का FMV1 और FMV2 विच एवर इज हायर, FMV1 एंड FMV2 विच एवर इज हायर। अब एक चीज समझना, FMV1 किसको बोलते हैं कि जो आपकी अंडरटेकिंग थी, उस अंडरटेकिंग को आपने जो बेच रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, दैट इज कॉल्ड FMV1। और FMV2 क्या होता है, जो कंसिडरेशन में आपको पैसा मिल रहा है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, पैसा मिल रहा है, शेयर्स मिल रहा है, बिटकॉइन मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रही है, लैंड मिल रही है, ये सब कंसिडरेशन में मिल सकता है। तो ये जो मिल रहा है इसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, दैट इज द FMV2। आपको क्या करना है, विच एवर इज हायर लेना है। तो FMV1 FMV2 विच एवर इज हायर। FMV1 मींस जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू, FMV2 में जो आपको मिल रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू। दोनों में से आपको विच एवर इज हायर लेना है, और विच एवर इज हायर है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। माइनस कर दीजिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस, और उसमें से माइनस करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और एक चीज समझना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको निकालना पड़ेगा नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। लेकिन सर नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? नेटवर्थ का मतलब होता है असेट माइनस लायबिलिटी। अब एक चीज समझना, असेट में जो डेप्रिशिएबल असेट होती है ना, उसके लिए ले लीजिए WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट होती है, अदर असेट जैसे डेटर्स है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, उसके लिए क्या करना है, आपको बुक वैल्यू लेनी है। और जितनी भी आपकी लायबिलिटी है उसको आपको बुक वैल्यू पे लेस करना है, तो आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कैसे निकालना है, कम ऑन इधर देखिए। नेटवर्थ निकालने के लिए सबसे पहले असेट माइनस लायबिलिटी। असेट में डेप्रिशिएबल असेट होती है, उसके लिए ले लीजिए WDV एज पर इनकम टैक्स रूल्स। अदर असेट के लिए लीजिए बुक वैल्यू, और माइनस लायबिलिटीज को बुक वैल्यू से आप लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। एक चीज ध्यान रखना, ये नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम अगर किसी असेट को आपने रीवैल्यू किया है तो उस रीवैल्यू के इफेक्ट को इग्नोर करना है। इसका मतलब एग्जामिनर ऐसे देगा कि जैसे आपने 5 लाख में कोई लैंड पहले खरीदा था और वो लैंड को आपने रीवैल्यूड 9 लाख पे कर दिया, आपको नेटवर्थ कैलकुलेशन में 5 लाख ही लेना है। मींस वो 9 लाख पे किया है तो वो 4 लाख रीवैल्यूएशन का इफेक्ट है, उसको आपको हटाना पड़ेगा, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। एक और चीज समझना, नेटवर्थ कैलकुलेशन में अगर मान लो कोई भी ऐसी एसेट है जो सेल्फ जनरेटेड है आपकी, मींस कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो उसकी वैल्यू आपको नेटवर्थ कैलकुलेशन में नहीं लेना है। एक और चीज समझना, ऐसी कोई एसेट जिस पे आप ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हो अंडर सेक्शन 35AD। 35AD पता है, वो स्पेसिफाइड बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, हॉस्पिटल, होटल एंड ऑल, वहां पे 100% कैपिटल असेट पे डिडक्शन मिलता है। तो अगर उस पे ऑलरेडी आप डिडक्शन ले चुके हो तो उसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है, निल लेनी है। क्या लेनी है, निल वैल्यू लेनी है। अब एक और चीज समझना, जब भी स्लम सेल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड बिका तो उसके लिए अलग से PGBP में आपको टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको टैक्स जो है वो यहीं पे निकालना पड़ेगा। मींस जो टैक्स है वो आपका कैपिटल गेन में ही आएगा, अलग से कोई PGBP वगैरह में टैक्स नहीं आएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपका जब नेटवर्थ कैलकुलेशन करते हो और नेटवर्थ नेगेटिव आ जाती है तो निल लेने का, नेगेटिव नेटवर्थ नहीं लेना। एक और चीज समझना, यहां पे जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे ना, तो नेटवर्थ लेते हो, नेटवर्थ पे इंडेक्सेशन नहीं होगा, नेटवर्थ पे इंडेक्सेशन नहीं होगा करके, ठीक है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहां पे नहीं मिलेगा। फिर आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये कैपिटल गेन कैसे पता चलेगा, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सेगमेंट आप बेच रहे हो, जो यूनिट, जो बिजनेस आप बेच रहे हो, उसको चालू किए हुए अगर 3 साल से ज्यादा हो गया है तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ है तो फिर ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद एक सेक्शन होती है 50C, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि कैपिटल असेट है, और उसको अगर आप ट्रांसफर करते हो एंड गाइस उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो सेलिंग प्राइस के 110% से ज्यादा है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेलिंग प्राइस के 110% से ज्यादा है, तो जो भी आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रहेगा वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या आपका रिक्वेस्ट कर सकते हो एओ से कि हमारा केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर दो? आंसर इज यस। अगर आपने एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं थे, आपने एओ को रिक्वेस्ट किया, एओ ने आपका केस वीओ को ट्रांसफर कर दिया। अब वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली वो अगर आपकी जो एसडीवी थी उससे ज्यादा है, मींस जो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी उससे ज्यादा है वीओ की वैल्यू करके, ठीक है, तो वीओ की वैल्यू को इग्नोर करने का। लेकिन वीओ की वैल्यू अगर आपने जो एसडीवी निकाला था उससे कम है करके, मींस आपका जो एसडीवी है उससे कम है वीओ का वैल्यू, तो जो वीओ का वैल्यू रहेगा ना वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो देखो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बढ़ा दी, मींस एसडीवी से ज्यादा है तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को इग्नोर करो, बट वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली वो एसडीवी से कम है तो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू है वही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, सर ये एसडीवी जो लेना है वो कौन सी डेट का लेना है?
डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का या डेट ऑफ अग्रीमेंट का। नॉर्मली क्या होता है, एसडीवी आपको लेना पड़ेगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का इन द नॉर्मल केस। लेकिन गाइस इसका एक एक्सेप्शन है, अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हैं अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। लेकिन सर यहां पे एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में क्या क्या आएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आफ्टर दैट आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, भीम यूपीआई एंड क्यूआर कोड है, या आपके नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड है, या अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से, अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप अग्रीमेंट की डेट का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का बेनिफिट ले सकते हैं। क्रॉस चेक से पैसा मिला है नहीं चलेगा, बियरर चेक से मिला है नहीं चलेगा, कैश में मिला है नहीं चलेगा, सिर्फ इन मोड से पैसा मिला है आपको, तो यहां पे आप जो है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 50 सीए ये बोलती है कि बहुत बार क्या होता है, अनलिस्टेड शेयर अगर आप बेचते हो और अनलिस्टेड शेयर है उसकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू है, मींस फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे आप बेच रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में फेयर मार्केट वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। जैसे बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 500 है और मैंने उसको 300 में बेच दिया, तो 500 है वो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। सेक्शन 50D क्या बोलती है कि बहुत बार अगर आप कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हो और उसका कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल ही नहीं है, कंसिडरेशन पता ही नहीं चल रहा है उसका कंसिडरेशन कितना है, तो कंसिडरेशन अगर पता नहीं चल रहा ना, तो जो असेट आपकी जा रही है उसी का फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये गोल्ड चेन है वो आपको मैंने बेच दी और आपके घर पे मैं खाना खाऊंगा जिंदगी भर, अब आपके घर पे मैं खाना खाऊंगा लाइफ टाइम के लिए, उसकी वैल्यू आज डिटरमाइन नहीं है, असर्टेनेबल नहीं हो सकती, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो मेरी ये गोल्ड चेन है इसी की फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी। सेक्शन 51 क्या बोलती है कि अगर मान लो आप एडवांस मनी फोरफिट कर देते हो, एडवांस मनी फोरफिट का मतलब होता है कि टोकन मनी है वो आप खा लेते हो, तो अगर आपने टोकन मनी है वो खाया तो उसका क्या होगा, आपको ये देखना है कि एडवांस मनी अगर आपने फोरफिट कर लिया तो आपको ये देखना है कि 1/4/2014 से पहले किया है या उसके बाद में किया है। पहले 1/4/2014 को ऐसे याद रखो, मोदी सरकार का पहला साल करके, ठीक है, तो 1/4/2014 जो है 2014 से आए थे, 1/4/2014 अगर उसके पहले का एडवांस मनी फोरफिट है तो आप क्या करोगे, जब भी उस एसेट को बेच रहे हो ना उस टाइम पे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करना है, मिस कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करना है। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, अगर आपने एडवांस मनी फोरफिट किया है वो 1/4/2014 से पहले किया है, तो 1/4/2014 से पहले किया है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम आपको उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करना है और उसके बाद में आपको इंडेक्सेशन करना है, मींस पहले आप लेस करिए फिर जो बचता है उस पर आप इंडेक्स करिए। लेकिन अगर 1/4/2014 के बाद वाला है तो 1/4/2014 के बाद वाला एडवांस मनी फोरफिट है वो सीधा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। कहां पे टैक्सेबल हो जाता है, अदर सोर्सेज में, जिस ईयर में आप फोरफिट करते हो उस ईयर में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब एक और चीज समझना, 1/4/2014 से पहले वाला एडवांस मनी फोरफिट है वो मैंने क्या बोला आपको कि कॉस्ट में से लेस करना है, लेकिन वो फोरफिचर अगर मान लो करंट ओनर ने किया है ना तो ही करना है। अगर कोई प्रीवियस ओनर ने फोरफिट कर दिया, जैसे मान लो असेट है वो मेरी वाइफ की थी और उसने मुझे अभी गिफ्ट कर दी, अब असेट मेरे पास है, तो मैंने कोई फोरफिट किया है वही लेस होगा, अगर मेरी वाइफ ने कोई फोरफिट कर रखा है वो लेस नहीं होगा। चलिए उसके बाद एक सेक्शन होती है 47 क्या बोलती है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते, उनके केस में कैपिटल गेन नहीं लगता। ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, सबसे पहला अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो जाए, मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसका बंटवारा हो जाता है और असेट है वो मेंबर में बांट दी जाती है, ये ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आप किसी को कोई असेट है वो गिफ्ट में दे देते हो, विल में दे देते हो, इररिवोकेबल ट्रस्ट में दे देते हो, मींस आपने असेट किसी को गिफ्ट दे दिया तो ये ट्रांसफर नहीं है, इसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको कोई ईसॉप मिला था और वो ईसॉप वाले शेयर आपने किसी को गिफ्ट कर दिए तो कैपिटल गेन लगेगा, और उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ द गिफ्ट, जिस दिन आप वो शेयर गिफ्ट कर रहे हो उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा और कैपिटल गेन लगेगा। एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई होल्डिंग कंपनी है उसकी 100% सब्सिडरी कंपनी है और वो 100% सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी है, उसको अगर वो असेट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल गेन नहीं लगेगा। या 100% सब्सिडरी कंपनी है, उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी है, और अगर उसने होल्डिंग कंपनी को कोई असेट ट्रांसफर की तो उस पर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन सर एक बात बताओ, ये 4 केसेस में आपने बोला कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन सर आगे वाला बंदा, जैसे मान लो मैंने कोई असेट है मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दी, वो अगर आगे जाके बेचेगी तो क्या होगा, कॉस्ट किसका लेगी, वो कॉस्ट लेंगे प्रीवियस ओनर का, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, प्रीवियस ओनर से लेंगे, और अगर इंडेक्सेशन होता है तो इंडेक्सेशन भी कहां से लेंगे, प्रीवियस ओनर से लेंगे, एज पर द केस लॉ ऑफ द मंजुला जे शाह करके। उसके बाद एक चीज समझना,
अमलगमेशन के केस में अगर इंडिया में अमलगमेशन टैक्स फ्री है, अमलगमेशन टैक्स फ्री है, जैसे वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज होके और वो वीआई बन गया, तो अगर अमलगमेशन के केस में जो अमलगमेटिंग कंपनी है वो अमलगमेटेड कंपनी को कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है, वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, उसके केस में कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। एज वेल एज द डीमर्जर भी टैक्स फ्री है। डीमर्जर के केस में अगर मान लो जो रिजल्टिंग कंपनी है उसको असेट ट्रांसफर करती है कौन, डीमर्ज कंपनी, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एग्जांपल के लिए आपको पता रहेगा, अभी रिलायंस जो है, रिलायंस ने क्या किया कि जियो फाइनेंशियल सर्विस है उसको अलग करके डीमर्ज करके एक नई कंपनी बना दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कुछ कन्वर्जन ऑफ द सिक्योरिटी। सबसे पहला, अगर कोई भी बॉन्ड्स है, डिबेंचर स्टॉक है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर स्टॉक है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, वो उसी कंपनी के डिबेंचर या शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसी कंपनी के डिबेंचर या शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तुम्हारा ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन गाइस एक बात बताइए, जब वो शेयर्स फ्यूचर में बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। कॉस्ट किसकी लेंगे, वो पुराने डिबेंचर की। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, पुराने डिबेंचर से। इंडेक्सेशन अगर होता है तो कहां से, पुराने डिबेंचर से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई भी प्रेफरेंस शेयर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्जन के टाइम पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जब वो इक्विटी शेयर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे, प्रेफरेंस शेयर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर से, इंडेक्सेशन भी प्रेफरेंस शेयर से। अब एक चीज समझना, एक नया फंडा आया इसी साल से कि आपका जो फिजिकल गोल्ड है ना, आपके पास कोई गोल्ड बिस्किट है, वो गोल्ड बिस्किट को अगर आप चाहे तो ईजीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईजीआर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक गोल्ड रिसिट, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट, जिसको अपन ईजीआर बोलेंगे। अब एक बात समझना, मेरे पास फिजिकल गोल्ड था, मैं वॉल्ट मैनेजर है, उसके बाद जाना पड़ता है, और वो वॉल्ट मैनेजर क्या करता है, उसको ईजीआर में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मान लो फिजिकल गोल्ड को आपने क्या किया, ईजीआर में कन्वर्ट करवा दिया, तो उस टाइम पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ईजीआर को बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे, फिजिकल गोल्ड का। पीरियड ऑफ होल्डिंग फिजिकल गोल्ड से, इंडेक्सेशन भी फिजिकल गोल्ड से। अब इसका एग्जैक्टली उल्टा एग्जांपल, कि अगर आपका कोई ईजीआर है और ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में फिर कन्वर्ट करा सकते हैं, आंसर इज यस। तो ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा दिया तो उस टाइम पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जब आप फिजिकल गोल्ड को बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। कॉस्ट किसका, ईजीआर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, ईजीआर से। इंडेक्सेशन भी कहां से, ईजीआर से। अब एक और चीज समझना, अगर कोई इंडिविजुअल है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन हो जाता है, 8 साल तक वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को रखता है, तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, ये ड्रॉइंग पेंटिंग्स वगैरह होती है ना, फोटोग्राफ है, बुक्स है, अगर आप इसको गवर्नमेंट को बेच देते हो या नेशनल म्यूजियम को बेच देते हो, नेशनल आर्ट गैलरी को बेच देते हो, नेशनल आर्काइव को बेच देते हो, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एंड अगर आप रिवर्स मॉर्गेज में कोई एसेट ट्रांसफर कर देते हो, रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है, वो बैंक को ट्रांसफर कर देते हैं, बैंक उनको हर महीने कुछ पैसा देती है या लमसम कुछ पैसा देती है, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एज वेल एज जो पैसा मिलता है ना, वो पैसा भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ड्यू टू सेक्शन 1043। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। अब बात आती है एग्जेम्पशन की, और एग्जेम्पशन में सबसे जरूरी एग्जेम्पशन 54 वाला। अब एक बात समझना, 54 का एग्जेम्पशन सबसे पहली चीज इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता, बिकॉज दिस एग्जेम्पशन इज फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और रहने को घर किसको चाहिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीआई को रहने के लिए घर नहीं चाहिए। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टेंट देयर टू, मतलब कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी घर है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसको बेच दो। सर जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो कहां पे होना चाहिए, इंडिया, इंडिया के बाहर, कहीं भी, आपकी मर्जी है। वो इंडिया के बाहर है तो भी चलेगा, इंडिया में है तो भी चलेगा। तो आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, और उस पैसे से आप क्या करेंगे, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदेंगे तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखिए ये एग्जेम्पशन मिलती है, इंडिविजुअल एचयूएफ को बेचना क्या है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, उससे 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदना है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन गाइस एक अमेंडमेंट हुआ 4-5 साल पहले, उस अमेंडमेंट में यह था कि अगर आप 5 साल पहले अमेंडमेंट हुआ था कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक मुंबई का घर बेचा, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 करोड़ 30 लाख है। सो 1 करोड़ 30 लाख दैट इज विद इन द 2 करोड़ लिमिट। तो मैं क्या कर सकता हूं, उससे 60 लाख 70 लाख के 2 फ्लैट खरीद सकता हूं, आंसर इज यस। मैं 2 पे एग्जेम्पशन ले सकता हूं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो आप 2 घर का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, 2 घर परचेज कर सकते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, नया घर जो परचेज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उसका टाइम लिमिट क्या रहेगा? यहां पे टाइम लिमिट होता है परचेज के लिए -1 +2 एंड कंस्ट्रक्शन के लिए +3 है, वो
आपका टाइम लिमिट रहेगा। मींस जिस दिन को ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर की डेट से 1 साल के पहले पहले आप क्या करिए, 1 साल के पहले के अंदर अंदर आप परचेज कर लीजिए, या ट्रांसफर की डेट से 2 साल के बाद के अंदर आप परचेज कर लीजिए, या ट्रांसफर की डेट से 3 साल के अंदर अंदर है बाद वाले में आप क्या करिए, कंस्ट्रक्शन करिए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दीजिए। तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी शुड बी परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और विद इन 2 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर और कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, यहां टाइम लिमिट तो लंबा चौड़ा दे रखा है, लाइक 2 साल 3 साल, लेकिन लॉ मेकर्स बोलते हैं कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो आएगी आपकी 31 जुलाई को या 31 अक्टूबर को, जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आती है ना, उससे पहले पहले आपको या तो घर खरीद लेना है, नहीं तो वो पैसा एक बैंक में अकाउंट खुलवा के, जिसका नाम होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जिसको अपन सीजीएस बोलेंगे, सीजीएस अकाउंट में आप उसको डिपॉजिट करा दीजिए, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन सीजीएस में जो भी पैसा पड़ा है वो आपको यूज करना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए, या तो परचेस करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर उसका आपने मिस यूटिलाइजेशन किया या अनयूटिलाइज रह गया तो उस पर्टिकुलर केस में जो एग्जेम्पशन पहले लिया था वो वापस से विड्रॉ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो एग्जेम्पशन मिलने के लिए आपका जो कैपिटल गेन का अमाउंट है एंड जितना अमाउंट आपने नए हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या सीजीएस में डिपॉजिट किया, विच एवर इज लोअर है, उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा। जैसे आपका कैपिटल गेन जो था वो मान लो 5 करोड़ है, आपने न्यू घर खरीदा, वो 4 करोड़ में खरीदा, एग्जेम्पशन 4 करोड़ का मिलेगा। अगर न्यू घर है वो 7 करोड़ में खरीदा तो एग्जेम्पशन 5 करोड़ का मिलेगा। सो कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर। लेकिन गाइस यहां पे एक अमेंडमेंट आया है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप 10 करोड़ से ज्यादा का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। मींस अगर आप नया हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं वो 10 करोड़ से ज्यादा वाला है तो अपन सिर्फ 10 करोड़ ही लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका कैपिटल गेन है वो 15 करोड़ था, आपने न्यू हाउस प्रॉपर्टी जो परचेस किया वो मान लो 17 करोड़ का परचेस किया, तो एग्जेम्पशन आपको यहां पे 15 करोड़ नहीं मिलेगा, मैक्सिमम एग्जेम्पशन है वो आपको यहां पे 10 करोड़ का मिल जाएगा। सो नए हाउस प्रॉपर्टी जो है वो अगर आपने 10 करोड़ से ज्यादा का खरीदा है तो मैक्सिमम है वो आपको 10 करोड़ ही कंसिडर करना है। एक और चीज समझना, नया हाउस प्रॉपर्टी जो आप परचेस करोगे या कंस्ट्रक्ट करोगे उसको 3 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ द 3 इयर्स, 3 इयर्स तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने 3 इयर्स के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया उस न्यू हाउस प्रॉपर्टी को, तो न्यू हाउस प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम जितना एग्जेम्पशन पहले लिया था वो नए हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगा। मींस नए हाउस प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम जितना एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था वो नए हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट सेक्शन आती है 54B, दैट इज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ये एग्जेम्पशन भी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ही है। ये एग्जेम्पशन ये बोलती है कि अगर आपके पास में कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था जो उस इंडिविजुअल एचयूएफ ने एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया था, आप उस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करते हो, उस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उससे आप कोई भी अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो विद इन द 2 इयर्स पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी जितने भी पॉइंट है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, लॉक इन पीरियड, वो सेम वैसा का वैसा है जैसा अपन ने 54 में पढ़ा था। उसके बाद एक सेक्शन होती है 54D, ये एग्जेम्पशन ऑल एसएससी के लिए है। ऑल एसएससी मींस एनी पर्सन के लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सबके लिए। ये एग्जेम्पशन ये बोलती है कि आपका कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग था और वो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग एटलीस्ट 2 इयर्स तक आपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया था और उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है। गवर्नमेंट उसका कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती है और कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है, उस पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी कैपिटल गेन हो जाता है और आप उससे क्या करते हो, कोई दूसरा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो आप परचेस करते हो या कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो क्या हुआ, एनी एसएससी आपका इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग था जिसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया और कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, उसके बाद में आप विद इन द 2 इयर्स पीरियड, 2 इयर्स यहां पे एक बात समझना, आपको जो क्या बोलते हैं, जो 2 इयर्स पीरियड के लिए उसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया था, वापस से इधर देखो, सबसे पहले एसएससी में एनी पर्सन, आपका इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग था जो एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए आपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया था, उसका गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लेती है। अब आप क्या करते हो, दूसरा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग परचेज या कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उसका टाइम लिमिट क्या है? गाइज यहां पे टाइम लिमिट रहेगा 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। मींस यहां ट्रांसफर की डेट से नहीं, जिस डेट को आपको रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन होता है उस डेट से 3 इयर्स के अंदर अंदर नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपको परचेज या कंस्ट्रक्ट करना है। बाकी पॉइंट सेम वैसे के वैसे जैसा 54 में हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट एग्जेम्पशन आती है 54EC वाली। ये एग्जेम्पशन ऑल एसएससी के लिए है। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, लैंड, बिल्डिंग या बोथ, एंड उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और आप क्या करते हो, उस पैसे से NHI, RECL, PFCL या IRFCL के बॉन्ड्स खरीदते हो,
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 4 गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। इसके अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हो जो कि रिडीमेबल होगा आफ्टर 5 इयर्स, तो बेटा आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मींस बेचना क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। आपको ये बॉन्ड्स खरीदने हैं, बट बॉन्ड्स खरीदने कब तक है? बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे विद इन द पीरियड ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल असेट। मींस जो आपने असेट इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा, ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको एनएचए, आरईसीएल, पीएफसीएल एंड आईआरएफसीएल के बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे। अब एक और चीज समझना, यहां पे एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट था या जितने के आपने बॉन्ड्स खरीदे, विच एवर इज लोअर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप 50 लाख का ही ले सकते हैं, 50 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। यहां पे मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप 50 लाख का ले सकते हैं। जैसे आपने बॉन्ड्स खरीदे, वो 80 लाख के खरीदे, तो भी आपको एग्जेम्पशन यहां पे 50 लाख का ही मिलेगा। एक और चीज समझना, यहां पे जो बॉन्ड्स आपने खरीदे ना, उसको नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। एज वेल एज द गाइस, नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर अंदर आप उस बॉन्ड्स को कहीं पे गिरवी रख के उस पे लोन भी नहीं ले सकते। अगर आपने उसको ट्रांसफर किया या आपने उस बॉन्ड्स पे लोन ले लिया, तो जितना पहले एग्जेम्पशन मिला था वो सीधा जाके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। लास्ट एग्जेम्पशन 54F करके, ये एग्जेम्पशन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। ये एग्जेम्पशन ये बोलता है आप कुछ भी बेचो, मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कोई भी बेचो, मींस आप गोल्ड बेचो, ज्वेलरी बेचो करके, ठीक है, लैंड बेचो, प्लॉट बेचो करके, आप शेयर्स बेचो, कुछ भी बेचो जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। और बेटा उस पैसे से आपको 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदना है। तो देखो मैंने क्या बोला, आप कुछ भी बेचो बट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे तो फिर आपको एग्जेम्पशन 54 में मिल जाएगा ना। तो यहां पे आप कुछ भी बेचो, मींस आपकी जो मर्जी है वो बेचो, एनी एलटीसीए बेचो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, उससे 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया आपको खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करना है। टाइम लिमिट क्या रहेगा? सेम एज सेक्शन 54, मींस -1 +2 +3 का टाइम लिमिट रहेगा। सीजीएस स्कीम लगेगा, आंसर इज यस। लेकिन यहां एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा वो एंटिक है। अगर आपने कोई भी जो असेट बेची है उसका नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज हो जाता है तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट है। मींस नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज हो गया तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट है। बट नेट कंसिडरेशन अगर पार्टली यूटिलाइज होता है तो यहां पे एक फॉर्मूला बेस एग्जेम्पशन मिलेगी। कैसे? आप एक काम करिए, एलटीसीजी लीजिए, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, ऐसे आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन एक और चीज समझना, नई प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो मैक्सिमम आप यहां पे कॉस्ट ऑफ न्यू असेट में 10 करोड़ ही ले सकते हैं। ये इस साल का अमेंडमेंट है और इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी डाल रखा है कॉम्पैक्ट में। जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज समझना, यहां पे जो आप नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, उसको नेक्स्ट 3 इयर्स तक आप बेच नहीं सकते। नेक्स्ट 3 इयर्स तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं ना, तो नए हाउस प्रॉपर्टी पे आप कैपिटल गेन सेपरेटली कैलकुलेट करो। बट पहले जितना एग्जेम्पशन आपने लिया था वो ले जाके सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना दो। मींस पहले जितना आपने एग्जेम्पशन लिया था उसको बना दो सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक और चीज समझना, इस सेक्शन में 2 एडिशनल कंडीशन और है। पहली कंडीशन तो ये है कि भैया इस सेक्शन में आपको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आपके पास में एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। मींस अगर आप रोड पे रहते हो, 0 घर है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपके पास 1 घर है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 घर है तो इस सेक्शन में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, इस सेक्शन में आप एक ही घर खरीद सकते हो। मींस बेटा आप जो -1 +2 +3 में आप एक ही घर खरीद सकते हो। अगर आपने एक घर खरीद लिया उसके बाद एक और खरीद लिया मान लो, ठीक है, तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। मींस आप एक ही घर खरीद सकते हैं। चलिए उसके बाद में ये जो एग्जांपल है ना, आप अच्छे से करना, क्योंकि अगर आप एक बार स्किप भी कर दोगे तो चलेगा एग्जाम के डे पे। बट अभी अपने पास टाइम है तो अपन रिवाइज कर लेते हैं। अमलगमेशन किसको बोलते हैं? अमलगमेशन में हम एग्जांपल लेंगे कि एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था वोडाफोन और एक कंपनी थी आइडिया। अब आपको पता रहेगा इन दोनों मर्ज होके और वीआई बन गई, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। तो अमलगमेशन को अमलगमेशन कब बोलते हैं? जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, जो पुरानी कंपनी होती है ना, उनकी ऑल असेट एंड लायबिलिटी है वो नई कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन, पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं एटलीस्ट 75% वैल्यू के शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वो अमलगमेशन होगा। अब एक बात समझना, अमलगमेशन में जो पुरानी कंपनी है, वोडाफोन है एंड आइडिया है, वो अपनी असेट जब वीआई को ट्रांसफर करेंगे तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, इसमें कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। अब एक बात समझना, अगर मैं शेयर होल्डर की बात करूं तो शेयर होल्डर को पुरानी कंपनी के शेयर के बदले नई कंपनी का शेयर मिलेगा तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, जो नई कंपनी वीआई को जो असेट मिली, जब वीआई उस असेट को बेचेगा तो कॉस्ट किसका लेगा? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से।
एंड गाइस जो वीआई के शेयर होल्डर है, जो पहले आइडिया के शेयर होल्डर हुआ करते थे या पहले वोडाफोन के शेयर होल्डर थे तो हुआ करते थे, अब अगर वीआई का शेयर बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे, पुरानी कंपनी के शेयर की कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी कंपनी के शेयर से, एंड इंडेक्सेशन होता है वो भी पुरानी कंपनी के शेयर से ले लेंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है डीमर्जर। डीमर्जर का यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, जस्ट इमेजिनरी एग्जांपल है कि टाइटन लिमिटेड है, उसका जो तनिष्क सेगमेंट है उसको डीमर्ज करके उन्होंने अलग से तनिष्क लिमिटेड बना दिया। बट बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में अभी आपने डीमर्जर का एग्जांपल देखा था रिलायंस, कि रिलायंस में से उन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विस को अलग करके और एक अलग कंपनी बना दिया था, तो दिस इज कॉल्ड डीमर्जर। डीमर्जर तब माना जाता है जब 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि जो अंडरटेकिंग या सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा है उसकी ऑल असेट एंड लायबिलिटीज न्यू कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर है एटलीस्ट 75% वैल्यू के शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर भी बनने चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि जो भी असेट ट्रांसफर हो रही है तनिष्क ज्वेलरी सेगमेंट की, तनिष्क लिमिटेड को, वो बेटा बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए। चौथी कंडीशन यह है कि भैया, चौथी कंडीशन जो है यह है कि जो टाइटन कंपनी पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर है उनको जो नई कंपनी के शेयर मिल रहे हैं ना वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलने चाहिए। और पांचवी कंडीशन यह है कि यह ट्रांसफर गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। मींस बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा, गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। अगर ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो बेटा ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा यहां पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डीमर्जर। अब एक चीज समझना, जब पुरानी कंपनी टाइटन लिमिटेड है वो इस अंडरटेकिंग को बेचेगी, इसको तनिष्क लिमिटेड को ट्रांसफर करेगी, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जो तनिष्क लिमिटेड है वो असेट को मिलेगा, उसको नई कंपनी को असेट मिलेगी पुरानी कंपनी से। अगर ये बेचती है फ्यूचर में तो कॉस्ट क्या लेंगे, पुरानी कंपनी का, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी कंपनी से, इंडेक्सेशन होता है वो भी पुरानी कंपनी से। अब एक चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जैसे मान लो हम लोग टाइटन लिमिटेड के शेयर होल्डर थे, मेरे पास टाइटन लिमिटेड के 1000 शेयर्स थे। अब एक बात बताओ, जैसे ही टाइटन का ये सेगमेंट टूट के और एक नई कंपनी बना, ये जब सेगमेंट टूटा और टूट के एक नई कंपनी बना तो मुझे इस नई कंपनी के शेयर भी मिल जाएंगे। मान लो मुझे तनिष्क लिमिटेड के 200 शेयर्स मिल गए। अब क्वेश्चन आता है कि 200 शेयर्स का कॉस्ट क्या आएगा, क्योंकि ये तो फ्री में मिला है। अब इस 200 शेयर का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है कि पहले ये देखेंगे कि मेरे 1000 शेयर का कॉस्ट कितना था, जब मैंने टाइटन लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदे थे उसका कॉस्ट कितना था, मल्टीप्लाई बाय टाइटन लिमिटेड की कितनी असेट तनिष्क वाली नई कंपनी को ट्रांसफर हुई, डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ टाइटन लिमिटेड जस्ट बिफोर द डीमर्जर। इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो भी आएगा वो मेरे 200 शेयर का कॉस्ट आएगा। एंड गाइस जितना कॉस्ट आया, मेरे 1000 शेयर का जो कॉस्ट था उसमें से 200 शेयर का जो कॉस्ट आया वो लेस कर देंगे, जो भी बचेगा वो मेरे 1000 शेयर का कॉस्ट बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो मैंने क्या बोला, जब रिजल्टिंग कंपनी जो है उसके शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उसकी कॉस्ट कैसे निकालना, तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए आप एक काम करो, डीमर्ज कंपनी जो है वो डीमर्ज कंपनी के शेयर आपने जब खरीदे थे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लीजिए, मल्टीप्लाई करिए नेट बुक वैल्यू की असेट जो ट्रांसफर हुई है डीमर्जर में, और डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ द डीमर्ज कंपनी जस्ट बिफोर द डीमर्जर। जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट 200 शेयर, और बाकी वाला जो कॉस्ट रहेगा वो मेरे इस 1000 शेयर का कॉस्ट बना रहेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है लिक्विडेशन। अब एक चीज समझना, ये लिक्विडेशन क्या होता है, तो लिक्विडेशन का मतलब जब कंपनी जो है वो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, मींस कंपनी बंद हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन के केस में सबसे पहली चीज कि कंपनी जब लिक्विडेट हो जाती है और असेट है वो शेयर होल्डर को बांटी जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी असेट बांटी जाती है एक सेक्शन होती है 222C जो कि अपन अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे, और अदर सोर्सेज में जब हम 222C पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डीम डिविडेंड माना जाता है जितना कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और जितनी असेट मिलती है। जैसे असेट मिली शेयर होल्डर को 20 लाख की और कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो 40 लाख है, तो 20 लाख जो है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। या असेट मिली वो मान लो 20 लाख की मिली और कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो 15 लाख है, तो 15 लाख डीम डिविडेंड माना जाएगा। सो व्हेनेवर एनी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट असेट ऑन लिक्विडेशन टू द शेयर होल्डर देन इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, बट ये डीम डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में। अब एक बात समझना, शेयर होल्डर को जब कंपनी से कोई असेट मिलती है, पैसा मिलता है और उसका शेयर चला जाता है तो कैपिटल गेन भी लगता है। अब कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उसको ये पैसा या असेट मिलती है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, तो सबसे पहले मनी जितना शेयर होल्डर को मिला वो ले लीजिए,
प्लस जो शेयर होल्डर को असेट मिली उसकी वो ले लीजिए एफएमवी, माइनस जितना डीम डिविडेंड ऑलरेडी 222C में टैक्सेबल हो चुका है उसको लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और माइनस कर दीजिए वो शेयर होल्डर के शेयर की क्या कॉस्ट थी वो माइनस कर दीजिए, यहां पे कैपिटल गेन आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट आता है बायबैक के केस में क्या होगा, तो गाइस ध्यान रखिए। हाँ जी, तो आफ्टर अमलगमेशन एंड डीमर्जर एंड लिक्विडेशन के बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बायबैक। अब देखो बायबैक के केस में यहां पे अमेंडमेंट आया है। पहले क्या होता था बायबैक के केस में वो मैं पहले बता देता हूं, और अभी बायबैक के केस में क्या होगा वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पे भैया अमेंडमेंट और एग्जाम में हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं 30 सितंबर 2024 तक क्या होता था। तो 30 सितंबर 2024 तक क्या होता था कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है वो अपने शेयर को बायबैक करती थी, भले वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, अगर डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती थी ना, तो जितना भी बायबैक प्राइस होता था माइनस इशू प्राइस, मतलब जितना बायबैक प्राइस है माइनस कंपनी ने जो इशू किया था तो इशू प्राइस, उसका जो डिफरेंस होता था ना, उस डिफरेंस पे कंपनी टैक्स भरती थी एट द रेट 20%, और 20% प्लस 12% ऑलवेज सरचार्ज आता था, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, सो इफेक्टिवली आपका टैक्स रेट है वो 23.296% आता था। तो अगर बायबैक 30 सितंबर 2024 तक हुआ तो क्या होता था कि डोमेस्टिक कंपनी जो है वो बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, उसका जो डिफरेंस रहेगा ना, वो डिफरेंस पे कंपनी टैक्स पे करती थी 23.296% की रेट से, और ये टैक्स पे करना रहता है विद इन द 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बायबैक। तो आज अगर बायबैक हुआ तो 14 दिन के अंदर अंदर है वो कंपनी को टैक्स भरना पड़ता है, और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है, शेयर होल्डर के हाथ में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन गाइस ये वाली चीज है ना, ये चेंज हो गई है कब से, 1 अक्टूबर 2024 से। तो 1 अक्टूबर 2024 से अब आप बोलोगे अब क्या होगा, तो गाइस इसमें क्या हुआ पता है तुमको, 1 अक्टूबर 2024 से इन्होंने क्या बोला कि 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद में अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है ना, तो कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। पहले कंपनी को टैक्स भरना पड़ता था 23.296%, अब कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और जो शेयर होल्डर होगा ना, शेयर होल्डर को बायबैक पे जितना पैसा मिलेगा, जितना जो बायबैक प्राइस है, वो बायबैक प्राइस सीधा उसके लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222F में। तो बायबैक का जितना पैसा मिल रहा है ना, वो बायबैक का पैसा जितना मिल रहा है वो सीधा डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222F में, और ये सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा एज पर द नॉर्मल टैक्स रेट। लेकिन सर एक बात बताओ, यहां आप बोल रहे हो कि बायबैक प्राइस जितना बायबैक पे पैसा मिल रहा है वो सीधा डीम डिविडेंड माना जाएगा और सीधा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ द शेयर, जो शेयर खरीदा होगा तो उसकी कॉस्ट भी तो रहेगी, वो कॉस्ट का क्या होगा, तो वो कॉस्ट तुम्हारा कैपिटल लॉस माना जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब आप क्या करोगे, जैसे ही बायबैक हुआ ना, तो बायबैक के केस में आप कैपिटल गेन हेड में जाओगे, और कैपिटल गेन हेड में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऑलवेज निल, और जो कॉस्ट था ना वो कॉस्ट एज इट इज आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। और ये जो कैपिटल लॉस है ये सिर्फ कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, और अगर सेट ऑफ नहीं हुआ तो नेक्स्ट 8 ईयर्स तक इसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। यहां पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, अगर ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और मैंने बहुत बढ़िया यहां पे क्वेश्चन दे रखा है। तो बायबैक के केस में ध्यान रखना पहले क्या होता था, तो बायबैक के केस में क्या होता था 30 सितंबर 2024 तक अगर बायबैक हुआ तो जो कंपनी है वो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता था बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, जो डिफरेंस रहेगा उस पर 23.296% की रेट से टैक्स भरना पड़ता था। शेयर होल्डर के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर बायबैक 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद में हुआ तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगेगा, कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। शेयर होल्डर को जितना पैसा बायबैक पे मिल रहा है वो सीधा डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222F करके। एंड गाइस जितना वो शेयर का कॉस्ट था ना वो शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन कैपिटल लॉस में आ जाएगा। तो भैया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑलवेज निल, एंड बेटा कॉस्ट जो है वही कैपिटल लॉस माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर कैपिटल गेन का रिवीजन, जिसमें अपन ने पूरे टॉपिक को रिवाइज किया, जितना भी कैपिटल गेन था उसमें रिवाइज किया। और गाइस एक और बात बता दूं, कैपिटल गेन में जो इंडेक्सेशन वाला चेंजेस वगैरह है उससे रिलेटेड मैंने पूरा अमेंडमेंट लेक्चर डाल रखा है। तो अगर आप YouTube पे जाओगे और अमेंडमेंट लेक्चर देखोगे तो अमेंडमेंट लेक्चर में आपको मिल जाएगा, वहां पे एग्जॉस्टिव कवरेज किया है मैंने, जितने भी एग्जांपल्स है वो बहुत बढ़िया से एग्जांपल देके और मैंने आपको वहां पे समझाया है। तो वहां पे अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, समझ में आया कि नहीं आया? गाइज एक और चीज बता दूं आपके लिए, मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर बनाए हैं और ये टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर अभी मैं आपको देना चालू कर दूंगा। आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ में जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फेस टू फेस सेंटर इन द पुणे। तो पुणे में हमारा फेस टू फेस सेंटर है जिसमें आकाश सर है, मैं है, बाकी जितने भी बीबी वर्चुअल्स की फैकल्टी है, शुभम केसवानी सर एंड ऑल विल बी देयर। फेस टू फेस आपको पुणे में पढ़ाने वाले हैं। तो आप अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं
हैं जिनको आप रिकमेंड करना चाहते हैं, आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आप फेस टू फेस जाके और बीपी वर्चुअल की जो बेस्ट टीम है उससे आप पढ़ सकते हैं करके, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, देखो अब तो थोड़ा सा टाइम बचा है, 2 महीने का टाइम बचा है, जस्ट गिव योर 100%। और मैं हमेशा बोलता हूँ गिव योर 100%, ICAI विल गिव यू 50% एंड वी नीड ओनली 50% टू क्रैक द एग्जाम। ओके, सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर।